स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें आज हम बात करेंगे सीजीपीएससी भाई भतीजावाद वाला नौकरी महाघोटाला की, कि किस तरीके से नौकरी में महाघोटाला हुआ। सीबीएसई पर सीजीपीएससी में परीक्षा जिन्हें लेनी थी वही अपनी ही इच्छा यहां पर चलाने लगे, अपनी मनमर्जी चलाने लगे। पिछली सरकार के दौरान सीजीपीएससी की परीक्षा में बड़ों ने जो भी किया वो हैरान करने वाला रहा। बड़े पदों का बंटवारा कर लिया गया, अपने अपने परिवारों में ही ये बंटवारा हुआ, रिश्तेदारों में पद बांट लिए गए। तत्कालीन सीजीपीएससी चेयरमैन भी इस काम में पीछे नहीं रहे। एनडीटीवी पहले ही इस मामले में कई बड़े खुलासे कर चुका है। अब सीबीआई की एफआईआर में जो बातें सामने आई हैं उसे सुनकर किसी के पैरों तले से भी जमीन खिसक जाएगी। इतनी बड़ी परीक्षा पर से भरोसा उठ जाएगा। हम पूरी डिटेल आपको आज बताएंगे। मुद्दा हमेशा की तरह आप ही से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में आप भी हमसे अपनी राय साझा कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारा है 8178999182। लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम इसे फ्लैश भी कर रहे हैं। और हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। डॉक्टर सुशील त्रिवेदी हैं, पूर्व प्रदेश चुनाव आयुक्त। डॉक्टर हामिद खान कोचिंग संचालक हैं हमारे साथ। डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। प्रवीण मक्का हैं, फाउंडर समग्र भारत से। सारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको छोटी सी दिखा देते हैं, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी 2022 को लेकर कई सवाल उठे और अब सीबीआई उसकी जांच कर रही है। सवाल ये उठे कि इसमें भाई भतीजावाद हुआ। जो पावर में बैठे थे उन्होंने अपने परिवार के बच्चों का सिलेक्शन कराया, इस तरीके के आरोप लगे। कई राजनीति हुई, विपक्ष ने बहुत सारे आरोप लगाए और अब सत्ता बदल गई। अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। छापेमारे भी किए जा रहे हैं जो इससे जुड़े हुए अधिकारी थे। हमारे साथ ऐसे कई युवा हैं जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जब इस तरीके की घटना होती है तो उनके मन में कैसा प्रभाव पड़ता है। आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, 2022 को लेकर सवाल, और अभी देखें तो पूरे देश भर में सवाल उठ रहे हैं किसी न किसी परीक्षा को लेकर। तो इस परीक्षा को, पीएससी को लेकर आपको क्या लग रहा है? सर, मैं 2 साल से पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मैं बस जिनके पास ये पावर है सर कि वो ये सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं सर, वो ठीक नहीं कर रहे हैं सर। पेन या दर्द इस बात का नहीं है कि ये सब हो रहा है, दर्द इस बात का है कि सर जिनके पास पावर है और जो इसी के थ्रू वहाँ पहुँचे हैं, जो भी अधिकारी हैं, जो भी वहाँ पर मुख्य सचिव हैं, वो भी सब पीएससी यूपीएससी फाइट करके पहुँचे। उन्हें पता है हम अपना लाइफ का सबसे गोल्डन आवर अभी दे रहे हैं सर। और पेन इस बात का कि वही काम नहीं कर रहे हैं सर। करना चाहते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये पार्टी से कुछ लोग ऐसे शामिल हो जाते हैं सर। मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं करूँगा, किसी व्यक्ति को ब्लेम नहीं करूँगा। मैं सिस्टम को मानता हूं सर कि सिस्टम में चेंज लाने की जरूरत है। बिल्कुल, व्यक्ति या पार्टी गलत नहीं है सर। सिस्टम में चेंज लाने की जरूरत है। जैसा कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है और जिनके ऊपर साफ सुथरी परीक्षा कराने की जिम्मेदारी है, उन पर सवाल उठता है तो विश्वास कम होता है। जी, निश्चित रूप से। जैसे अभी सीबीआई जांच हो रहा है, पिछले कई समय से आरोप लग रहे थे कि ये भर्ती में घोटाला होता है, तो अभी सीबीआई जांच में सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कहाँ पर घोटाला हुआ है, कहाँ पर नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से जो आगे तैयारी कर रहे हैं उसको इसका बेनिफिट मिलेगा कि आगे इस प्रकार के घोटाले ना हो, तो बहुत अच्छा रहेगा ये चीज़। क्या नाम है आपका, कब से तैयारी कर रहे हो? मेरा नाम दुर्गेश मिश्रा है। मैं 2022 से तैयारी कर रहा हूँ पीएससी की। अभी एक भी बार पीएससी दी? 2 बार दे चुका है मैंने पीएससी। तो इस तरीके के सवाल उठते हैं तो मन में कैसा लगता है? निश्चित ही मन में प्रश्न चिन्ह सरकार के खिलाफ भी और सिस्टम के खिलाफ भी उठता है, क्योंकि हम सरकार की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी इसकी तैयारी करते हैं। तो बहुत सारे जो गरीब घर से भी बच्चे आते हैं यहाँ पर बाहर से तैयारी करने के लिए, तो उनका जो आत्मविश्वास होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। कहीं ना कहीं जो एक अगर गांव का लड़का अगर अधिकारी बनने का सपना देखता है तो उसका सपना चूर हो जाता है, क्योंकि वो उसकी पहचान उस लेवल की नहीं है कि वो क्या अधिकारी बिल्कुल के समक्ष जाके जा सके। इसलिए क्या ज़रूरी है कि क्या बोलते हैं सीबीआई जांच हो, और जो इसके खिलाफ अगर दोषी है तो उनको सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आगे जो युवा हैं उनको भरोसा मिल सके कि हाँ, अगर ऐसी कभी चीज़ें होती हैं तो ज़रूर उनको न्याय मिलेगा। पीएससी क्वालिफाई करना अपना एक सपना होता है। जितने भी अभ्यर्थी होते हैं, जो युवा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनका एक सपना होता है कि यूपीएससी पीएससी क्वालिफाई करें। और जब वो सपना टूटता है तो जैसा बताया कि उन्हें बड़ा दुख होता है। आप कब से तैयारी कर रहे हैं, क्या नाम है? सर, मेरा नाम मोरता साहू है। मैं पहले पीएससी की तैयारी कर रहा था,
लेकिन जैसे ही घोटाले इस तरीके का न्यूज़ आया तो मेरा मन उठ गया। अब मैं यूजीसी का तैयारी कर रहा हूँ और मेरा नेट अभी फ़िलहाल में ही क्वालिफाई हुआ है, तो मैं अभी जीआरएफ की तैयारी कर रहा हूँ। तो जीआरएफ में जैसे अभी दिलाया था, जो जून जुलाई का नेट का पेपर था, उसमें भी जो लीक की जो न्यूज़ सामने आई, वो कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी है उसके मन को जो मोटिवेशन होता है उसको गिराने का काम करता है। तो निश्चित ही जो सरकार है या जो भी शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं, उनको ऐसे जो घटनाएं होती है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जब सवाल उठते हैं तो लोग जो उनका मकसद है, जो उनका एम है, उसको बदल भी देते हैं। लेकिन अलग अलग जगहों से ऐसी सूचनाएं आती हैं कि ये परीक्षा में धांधली हुई है, तो उससे जो छात्र हैं उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और जो उनका कॉन्फिडेंस होता है वो कम होता है। तो ऐसे में जिन अधिकारियों पर ये जिम्मेदारी होती है, जिस सिस्टम पर जिम्मेदारी है, उस सिस्टम को बड़ी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी से उसका निर्वहन करना चाहिए। ये सभी लोगों की मांग है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। तो सीजीपीएससी में ये बड़ी धांधली हुई, बड़ा गड़बड़ झाला हुआ, और इस सब में जो दोषी हैं, जिन पर आरोप लग रहे हैं, वो इससे जो वो बड़े अधिकारी हैं, चेयरमैन हैं तत्कालीन। सुशील जी, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। हमसे जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आप ही से शुरुआत करूंगी। जिन पर जिम्मेदारी साफ सुथरे तरीके से परीक्षाओं का आयोजन कराने की, निष्पक्ष तरीके से चीजों को आगे बढ़ाने की, जब वही ऐसे गड़बड़, ऐसे घोटालों में शामिल हो, तो फिर किस पर विश्वास किया जाए? ज्योति जी, आपका सवाल बहुत ही सही है, किंतु ये तो पूरी नैतिकता का सवाल है। हम बार बार सवाल आ रही है कि अभी नीट की परीक्षा में गड़बड़ी हो गई, दूसरी परीक्षाओं में गड़बड़ी, सब जगह गड़बड़ियां हो रही है। वास्तव में एक बहुत आवश्यकता इस बात की है कि जिन अधिकारियों का चयन किया जा रहा है, जो इन परीक्षाओं का संचालन करें, उनके चयन में बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि परीक्षाओं के लिए कुछ नियम बने हुए हैं कि जिनके रिश्तेदार परीक्षा में बैठ रहे हैं, वो परीक्षा के कार्य से बिल्कुल संबंधित नहीं रहेंगे। यहाँ हुआ यही है छत्तीसगढ़ के मामले में कि अध्यक्ष से लगा के, सचिव से लगा के, दूसरे लोगों के अपने बच्चे, रिश्तेदार परीक्षा में बैठते रहे और वो परीक्षा का कार्य संचालित करते। ये नैतिकता का दबाव तो है ही है कि नैतिक रूप से गलत है। ये पूरी प्रक्रिया को ही दूषित करने वाला मामला हो गया था। इसलिए बड़ी जरूरी बात यह है कि एक संवैधानिक संस्था है लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग में जिनकी पदस्थापना हो रही है, उनकी पदस्थापना को इस तरह सुनिश्चित की जाए कि वह किसी प्रकार से ऐसे लोगों के द्वारा न हो जो कि गलत कार्रवाई कर सकते हैं। सुशील जी, सवाल तो यही उठ रहा है ना कि आपने जैसे कि शुरुआत ही की कि ऐसे लोगों का जो चयन है बहुत सोच समझकर और ईमानदारी से हो, उस चयन में ही गड़बड़ी हो रही है, वही ईमानदारी नहीं बरती जा रही है। हामिद खान जी, मेरा सवाल आपसे है। जिस तरीके से अब ये मामला सामने आया और एक अपने आप में बड़ा मामला, कुछ छात्रों की अभी हम पहले बात सुन रहे थे, कोचिंग संचालक आप हैं, जो सपने हैं वो छात्रों के जो तैयारियों में लगे हैं सालों से, इसलिए नहीं टूटते हैं कि उनकी मेहनत में कहीं कोई कमी है। सपने इसलिए टूटते हैं कि वो तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत को आगे पहुंचने से पहले ही कुछ लोग ऐसे बीच में घुस जाते हैं जो अपनों को अंदर से एंट्री करा देते हैं बीच में से, और वो लोग पीछे रह जाते हैं जो सालों से सपना संजोए हुए हैं उस पद पर आने के लिए। जी, मेरा मानना है पीएससी ने पहले भी प्रयास किया है इसको बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए, और 2003, 5, 8, 11 ये परीक्षाएं हुई। उसके 2012 से लेकर अब तक लगातार बदले हुए सिलेबस के साथ ये एग्जाम लिया गया है। इसके पहले डॉक्टर प्रदीप जोशी सर थे जो पीएससी के अध्यक्ष भी बने और बाद में वो यूपीएससी में भी गए। उनके द्वारा रिफॉर्म्स किया गया। विश्वकर्मा सर थे, उन्होंने बेहतर रिफॉर्म किया और जाते जाते उन्होंने कहा भी कि मेरा बेटा भी चाहेगा तो यहाँ पर वो फ्री एंट्री उसको नहीं है, उसको भी प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो मुझे लगता है इन प्रक्रियाओं को स्थिर करने की जरूरत है और कठोर नियम बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि वाकई ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, बस्तर क्षेत्र के बच्चे जिन्होंने कभी ढंग के स्कूल कॉलेज नहीं देखे हैं, वो जब इन उम्मीदों के साथ आते हैं और उन्हें जब पता चलता है कि इस तरह की कोई धांधली हुई है और इसकी जांच में भी डिले हो गया और इस पर कोई उनको समझ में नहीं आता रास्ता कि क्या सभी परीक्षाएं सेट हैं, तो यहाँ पर आकर उनका सपना टूटता है। और फिर अभी
छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जो कि नया बना है और वहां लोगों की अपेक्षाएं हैं कि वो सरकारी नौकरी में जाएं, और प्राइवेट में उन्हें अभी उतने ऑप्शंस नजर नहीं आते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उद्योगों की संख्या उस तरह से नहीं है कि जहां पर वो आसानी से जाकर जॉब ले लें। तो सरकारी जो रोजगार है उस पर निर्भरता है। तो मेरा मानना है राइट फ्रॉम डे वन, आई मीन प्रीलिम्स के फॉर्म भरने से लेकर इंटरव्यू तक इसमें पारदर्शिता और कैसी लाई जाए, इसके लिए कमेटी गठित करके उस पर रिफॉर्म्स पर अमल किया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सवाल यही खड़ा हो रहा है बार बार कि आखिर ये हो क्या रहा है। ऐसी बड़ी बड़ी परीक्षाएं जो कि बहुत मेहनत के साथ छात्र जिनमें सालों साल लगा देते हैं तैयारी करने के लिए और उन परीक्षाओं को क्रैक करने की, उनमें इस तरीके की गड़बड़ी सवाल खड़े करती है शिक्षा के सिस्टम पर, हमारे पूरे सिस्टम पर, सरकारी सिस्टम पर। डॉक्टर जवाहर, जब इस तरीके की निराशा छात्रों को हाथ लगती है, देखिए अभी जिन स्टूडेंट्स की हम बात सुन रहे थे उनका कहना था गांव, छोटे से गांव का अगर बच्चा ये सपने देखता है कि वो अधिकारी बनेगा और उसके लिए वो मेहनत भी करता है, लेकिन उसके बाद जो निराशा हाथ लगती है उससे कैसे निकला जाए जब इस तरीके की बातें सामने आती हैं? जहाँ तक ये बात है, वो एक टारगेट बनाता है कि 2025 में तक मैं ये एग्जाम दूंगा या कुछ ऐसा। जब इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं तो गड़बड़ियों की वजह से, जैसे 2021 में हुआ, रिजल्ट के में देरी होती है, फिर गड़बड़ी पता चलती है, फिर वो कोर्ट चला जाता है, तो बच्चों की जो तैयारी है उसमें कई तरह के विघ्न आते हैं और उसको एक साल में जो चीज करनी चाहिए थी वो 2 साल लग जाते हैं उसको। हाँ, तो ये बच्चों के समय का जो पैमाना है उसको कहीं हम इस पूरे प्रक्रिया में लेते ही नहीं है कि उसका 1 साल बहुत महत्वपूर्ण होता है इस वक्त। उसके अलावा मोटिवेशन के तौर पे जब इस तरह से बातें आती हैं तो ये इल्जाम लगने लगता है कि जो एक्चुअल मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उनको मिलेगा ही नहीं। हम बोल देते हैं कि जो ये भाई भतीजावाद ऊपर से दिख रहा है तो अच्छे कैंडिडेट्स के लिए कोई जगह ही नहीं है। ये निराशा बहुत भारी पड़ती है। इस वजह से ये पूरी प्रक्रिया जो है, जैसे पब्लिक एग्जाम एक्ट अभी आया है, जो आपने देखा है फरवरी में जो आया है, उस तरह से राज्यों में भी उस एक एक्ट बने, क्योंकि ये जो भी इस तरह के काम करते हैं वो बच के निकल जा रहे हैं क्योंकि उनको संरक्षण प्राप्त है राजनीतिक। हाँ, तो ये प्रक्रिया में चयन जो है, जैसे सुशील त्रिवेदी जी ने कहा, चयन अगर बिल्कुल बिना, जैसे जज का चयन होता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का चयन होता है, उस तरह से पाक साफ तरीके से अगर किया जाए और एक योग्य व्यक्ति को बिठाया जाए तो वो लीडर पूरी सुधार कर देगा। जी, तो चयन में पारदर्शिता बरतनी चाहिए। प्रवीण, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से आपको नहीं लगता है, आप जो इस तरीके का माहौल बन गया है, एक के बाद एक बड़े घोटाले, बड़े बड़े लापरवाही ऐसे मामलों में सामने आ रही है, घोटाले सामने आ रहे हैं, शिक्षा से जुड़े हुए तमाम जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, कि जो छात्रों का जो विश्वास है सीजीपीएससी जैसे संस्था से बिल्कुल उठ जाएगा, जिस तरीके से वो एक विश्वास के साथ तैयारियों में जुटे रहे थे, इस तरीके के मामले सामने आने के बाद से? जो भी हुआ है अपना स्टूडेंट्स के साथ, वो तो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है एंड वी डोंट एक्सपेक्ट दैट टू हैपन एनी टाइम। पर अभी ये है, ये जो भी पीएससी इन इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ इतना ये हो रहा है तो देन स्टूडेंट का ट्रस्ट बिगड़ ही जाएगा। इट्स अबाउट, जैसे जौहर सर ने बोला, हाउ मेनी इयर्स दैट स्टूडेंट इज स्पेंडिंग इन दिस प्रिपरेशन जर्नी। ये एक स्टूडेंट का बहुत महत्वपूर्ण होता है 1 साल बिताने के लिए उस टाइम पे, उस प्रिपरेशन में। जैसे बट मेरा थिंक पॉइंट ये होगा कि अगर स्टूडेंट्स को कुछ तो बैकअप प्लान रखनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को कुछ और बैकअप प्लान रखना चाहिए। डॉक्टर सुशील, जिस तरीके से अब ये मामला सामने आया, गड़बड़ी पाई गई, तत्कालीन चेयरमैन पर सीधे सीधे आरोप लग रहा है कि अपने तमाम रिश्तेदारों को पद एक तरीके से बांट दिए गए, ऐसे मामलों में क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे जो आरोपी होते हैं उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे कम से कम इस तरीके के मामलों में लगाम लग पाए, कोई इस तरीके की गड़बड़ करने से पहले 10 बार सोचे? ज्योति जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी है। और जो हाई कोर्ट में जब मामला गया था, ये है ना, जैसे ये घटना सामने आई तो जो विद्यार्थी थे, जो परीक्षार्थी थे, वो कोर्ट में गए थे और कोर्ट में भी बात आई थी और इसीलिए कोर्ट ने तत्काल नियुक्ति पर पाबंदी, नियुक्ति को रोक दिया था।
सही बात है कि जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि तीन बातें बड़ी स्पष्ट हो गई कि ये कोई सामान्य पद नहीं है लोक सेवा आयोग के सदस्य का या लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का, या वहां सचिव होना या वहां परीक्षा नियंत्रक होना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी का मामला है। जब आपके पास एक संवैधानिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी, तो इस जिम्मेदारी को निभाने में अगर आप असफल होते हैं या कहीं चूक करते हैं, तो इस चूक के लिए निश्चित रूप से उसका प्रतिफल या उसका जो भी दंड है वो उन्हें मिलना अवश्य चाहिए, और ऐसा मिलना चाहिए कि जिससे कि बाद में कभी और कहीं इसका रिपीटिशन नहीं होता है। पर बड़ी बात यह है कि लोक सेवा आयोग के साथ साथ अब आप देखिए कि दूसरी जगह भी जो नियुक्तियों वाले के मामले में आ रही है ना, कि हमारी नीट की परीक्षा हो रही है, जो जी की परीक्षा हुई, इन सब परीक्षाओं में भी सारी गड़बड़ियां सामने आ रही है। अर्थात पूरे हिंदुस्तान में इस सिस्टम को ठीक करने की एक बड़ी आवश्यकता है। जवाहर सूरी सेठी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं और इनका बड़ा नाम है। ऐसे लोगों से सलाह लेकर अगर जब हम बात कुछ करेंगे कि जिससे कि सिस्टम को ठीक किया जा सके। अभी सिस्टम में जो नियुक्ति प्रक्रिया है, जैसे आप जानती हैं कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बातचीत चलती है, यहाँ पर सारी नियुक्तियां सरकार स्वयं करती है, पर इन नियुक्तियों के संबंध में कहीं न कहीं पारदर्शिता को ज्यादा लाने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर कहीं भी कोई गलती होती है तो उसके लिए दंड ऐसा हो जो एग्जाम्पलरी हो, अर्थात दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए, अर्थात दूसरे लोग ऐसी गड़बड़ी करने से बाज आए। ये बड़ी बात है जी। डॉक्टर हामिद, पूरा कोचिंग संचालक आप हैं, पूरा कोचिंग संस्थान चलाते हैं, ऐसे में क्या आप भी ये मानते हैं, अब इस तरीके के जैसा कि बड़े बड़े हम लगातार पिछले दिनों से खबरों में देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े एग्जाम्स जिनमें धांधली की बातें सामने आती हैं, जिनमें घोटालों की बातें सामने आती हैं, जो कोचिंग कर रहे छात्र होते हैं, एक जो विश्वास की बात होती है वो डगमगाया है, और अब कहीं ना कहीं सरकारी की तरफ को एक बारी थोड़ा सा साइड रख के अब कुछ ये माइंड जहन में अचानक से चेंज हो जाता है कि प्राइवेट की तरफ अगर हम रुख करते हैं तो वहां पर सेफ जोन में रहेंगे और चीजें थोड़ी सी पारदर्शिता भरी होंगी। क्या ऐसा है? लेकिन हमें राज्य के दृष्टिकोण से देखना होगा। जैसे मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल बेल्ट, रूरल बेल्ट वाला स्टेट रहा है। यहाँ के बच्चों में अभी वो स्किल डेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंज हैं, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी वो बच्चा सरकारी एग्जाम के पीछे भागता है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, या पीएससी या फिर यूपीएससी जैसे एग्जाम्स। लेकिन चूंकि उनकी पढ़ाई में बहुत स्टैंडर्ड हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो रूरल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन प्रतिभावान है, उन्हें अवसर मिलेगा, वो प्रूव करेंगे। लेकिन जैसे ही वो बच्चा, गांव का बच्चा सुनता है कि अच्छा इसमें तो चयनित लोग ही जा सकते हैं, हमारे जाने की जगह नहीं है, तो सपोज 3000 या 5000 बच्चों ने इंटरव्यू दिया, तो एक तरह से हम उन सभी की प्रतिभा पर सवाल खड़ा कर देते हैं। ऐसे कुछ प्रशासनिक जो ढिलाई हो रही है उनकी वजह से वो सारे बच्चे प्रश्न के घेरे में आ जाते हैं, और वो बच्चे अपने ऊपर भी डाउट करना शुरू कर देते हैं कि हमने तो कोई गड़बड़ी नहीं की, फिर ये एग्जाम हमें क्यों नहीं अपॉइंट कर रहा है। क्योंकि 2-4 जो भी है सीबीआई की जांच में सामने चीजें आ जाएंगी, तो उनकी वजह से सारा माहौल खराब हो रहा है। इसे सख्त कार्रवाई के साथ रोकने की आवश्यकता है, और बच्चों से मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि साइड बाय साइड वो नेट की परीक्षा दें, अपने आप अपनी क्वालिफिकेशन को बेहतर रखें। और ये एग्जाम एंड नहीं है लाइफ का, इसलिए ये ना सोचें कि हमें पूरे जीवन यही करना है, अदरवाइज हम कुछ नहीं करेंगे। स्किल डेवलपमेंट भी है, प्राइवेट सेक्टर में काफी सेकंड ऑप्शन की तो डॉक्टर हामिद ठीक है, वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी हम अभी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, सवाल बार बार उसी को लेकर खड़ा हो रहा है कि एक ऐसी संस्था जो बहुत भरोसे के लायक है, और उसी का अगर भरोसा इस तरीके से डगमगा जाए उन लोगों की वजह से जिस पर इसको चलाने की जिम्मेदारी होती है, तो फिर आखिर किस तरफ जाएंगे स्टूडेंट्स, कहाँ देखेंगे, किसकी तरफ मदद की गुहार लगाएंगे? क्योंकि अब भरोसा करे तो किस पर? मोटिवेशनल स्पीकर आप हैं, आपसे मैं सवाल मेरा डॉक्टर जवाहर आपसे है कि सवाल बार बार यही सभी छात्र उठा रहे हैं कि अब फिर भरोसा किस पे किया जाए, किसकी तरफ ये सोचकर देखा जाए कि ये हमारी मदद करेगा, जब पूरा सिस्टम की जड़ें ही खराब हो चुकी हैं। नहीं, तीन जगह है जहां पर कसावट की जरूरत है। हाँ, जैसे पहले ही कहा गया है कि जो चेयरमैन और मेंबर्स का चयन एक है, दूसरा है जहां पेपर बनता है और उसका लीकेज, क्योंकि इस वाले मामले में भी ईओडब्ल्यू ने जब जांच किया था तो पेपर लीकेज के मामले सामने आए थे, और 30 बच्चे जो टॉप 30 में थे उनमें से कई लोगों ने पहले ही बता दिया था कि हमको ये प्रश्न मिल रहे हैं।
हाँ, तो पेपर लीकेज एक बहुत बड़ा कारण है और यूपीएससी में ये इससे सीखना चाहिए कि किस तरह से होता है, क्योंकि यूपीएससी में पेपर लीकेज के मामले बहुत आए नहीं है। हाँ, तीसरी बात यह है कि जब रिजल्ट और इंटरव्यू में जो बच्चे आते हैं वहां मैनिपुलेशन बहुत होता है और भाई भतीजावाद जो दिखता है वो मैक्सिमम वहीं पे होने के चांसेस रहते हैं। तो ये तीनों जगह पर अगर कसावट किया जाए और बच्चों को थोड़ा सा ये बात का ध्यान रखा जाए कि वो भी आंसरेबल रहे। जैसे नीट के केस में बच्चे कोर्ट चले गए और कोर्ट जाने के बाद नीट का पूरा मामला निकल के आ गया। इस तरह से मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के बच्चे इतने जागरूक नहीं है कि सवाल खड़े कर दे। हाँ, तब डरेगा आदमी जो कुर्सी पे बैठा है। जी, तो इतने जागरूक नहीं है, इसीलिए सवाल खड़े करने छत्तीसगढ़ के बच्चों की आप बात कर रहे हैं, किस तरीके से वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, अपनी आवाज़ नहीं बुलंद कर पा रहे हैं। खैर, बहरहाल बिल्कुल लोग विरोध तो कर रहे हैं, छात्र विरोध तो इस बात का कर रहे हैं। प्रवीण, आपको नहीं लगता है जब इस सिस्टम से इस तरीके से जो आगे बढ़े हुए लोग हैं, जो ऊंचे पदों पर मौजूद हैं, वो ऐसे इस तरीके से अगर वहां पर आसीन है, इस तरीके से वहां पर वो बैठे हैं जाकर ऑफ द रूट जाकर, तो वो सिस्टम को किस तरीके से खोखला कर रहे होंगे, किस तरीके से अपना पद का दुरुपयोग कर रहे होंगे, कैसे वो काम कर रहे होंगे? जैसे कि आप देखिए, जैसे रिसेंटली यूपीएससी का इंसिडेंट भी हुआ था महाराष्ट्र में। जैसे ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जो भी है, तो whoever is sitting in the powerful position, they are manipulating the system. चिंता की बात यह है, अगर ट्राइबल यूथ इज अनेबल टू एक्सेस द अपॉर्चुनिटी तो उनको जॉब कैसे मिले जाए। सो पॉइंट नंबर 1 इज हाउ डू वी एक्सेस द अपॉर्चुनिटी। अगर हमके पास थोड़ा बहुत तो स्किल डेवलपमेंट का स्किलिंग का सर्वे हो जाए अपना प्रदेश में भी, तो then we will be able to figure out each person is having what is the skill profile of each person. Then probably with like Jawahar sir said and Hamid sir also said, and having the reasonable deadlines. So deadlines रख के हम चले जाते हैं, ठीक है मैं प्रदेश का उद्योग तैयारी करने जा रहा हूं तो 2 साल लगा लेते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, तो आगे की क्या करना होगा। तो बिल्कुल सिस्टम का सुधारना, सिस्टम का रिफॉर्म्स लाना एक तो डेफिनेटली इट्स अ नीड ऑफ द आवर। द सेम टाइम स्टूडेंट्स की तरफ से भी थोड़ा बहुत तो चेंजेस लानी चाहिए, जैसे मैंने स्किल सर्वे का बोला है। जैसे डॉक्टर सुशील, मेरा सवाल यही था कि जब ऐसे लोग बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जब ऐसे लोग सालों से काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो जड़ों को खोखला कर रहे होंगे, किस तरीके से काम कर रहे होंगे, और जिस भरोसे के साथ उन पदों पर उनको बिठाया गया है वो उन पदों का किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। सीधी सी बात है। एक हिंदी की कहावत है ना, जैसा दूध वैसी मलाई। हमारा पूरे सिस्टम में जिस तरीके से गड़बड़ी आई है, मैं मानता हूँ, देखिए नियुक्तियां कौन करता है, नियुक्ति पूरी राजनीतिक आधार पर हो रही है, और राजनीतिक आधार पर हम देखते हैं सारी नियुक्तियां राजनीतिक आधार पर होती है, और राजनीतिक आधार पर जब भी होता है तब वहां पर कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं कि फेवरेटिज्म आ जाता है कि मैं अपने आसपास के आदमियों को कर दूं। ये जो बात माना जाता है कि अभी जो चेयरमैन थे वो पूर्व मुख्यमंत्री के सचिव रह चुके थे, उनके साथ लगातार काम कर चुके थे, और भी लोग काम कर, इस तरह जो सत्ता के बहुत करीब लोग होते हैं उनको इस तरीके का लाभ मिल जाता है। और ये बात केवल छत्तीसगढ़ के लिए सही नहीं है, ये बात पूरे देश के लिए सही है, अन्यत्र भी आप यही स्थिति पाएंगे। मेरा कहना यह है कि मेरी बात थोड़ी तो बड़ी लगेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, राष्ट्र का नेतृत्व है या राज्य का नेतृत्व, उसको समझने की बात है। ये पूरी तौर पर कि किस तरीके से अब चाहे राज्यपाल के द्वारा नियुक्तियां होती हो, वाइस चांसलर के नियुक्तियां होती हैं, उनमें भी यही बात आ रही है, उनकी द्वारा नियुक्ति में सारी बातें आ रही। हमको मानना पड़ेगा कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इस सिस्टम में कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी वाली बात लाना है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स अपने एक्शन लेते हैं, वो जो डिसीजन लेते हैं, उसके लिए उनको भी जिम्मेदार ठहराना होगा। अभी ये होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं बनता। मेरी बात को पकड़िएगा ज्योति जी, जो मैं कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली तो नियुक्तियां तो पॉलिटिकल सिस्टम कर रहा है ना, और वो फेवरेटिज्म कर रहा है, और वो फेवरेटिज्म से नीचे चल रहा है, अर्थात पूरा ऊपर से जो बही नदी की धारा भ्रष्टाचार की वो नीचे तक आ रही है।
तो इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने ये जो सिस्टम है इस सिस्टम में ही करना पड़ेगा। और इसलिए बड़ी बात यह है कि अभी भी जो बार बार हमें कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में बच्चे गए हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट मामला है, हमारी अभी भी न्यायपालिका में लोगों का भरोसा है। न्यायपालिका को इसलिए इन्वॉल्व करना बड़ा सही होगा कि न्यायपालिका कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाएगी इन नियुक्तियों में। अगर न्यायपालिका इन्वॉल्व होती है तो इन नियुक्तियों में बेहतर आएगा। और एक जिसको कहते हैं कि उसके ऊपर एक ज्यादा जोर पड़ेगा कि जो नियुक्तियां हो रही केवल राजनीतिक आधार पर नहीं हो। तो जिस तरीके से ये बात आ रही है कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर कोई निर्णय ले, राज्य में भी यही होना चाहिए कि मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ये 3 आदमी मिलकर निर्णय लें। और ये जब निर्णय लेंगे तो वो जो नियुक्ति होंगी उसमें कहीं ज्यादा पारदर्शिता नजर आएगी और कहीं ना कहीं राजनीतिक जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं निर्धारित होगी। जी, तो बिल्कुल राजनीतिक जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। डॉक्टर जवाहर, आप ये मानते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है अभी फिलहाल वो हमारा बहुत ज्यादा उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और उसको स्टेबल होने की बहुत ज्यादा जरूरत है? क्या लगता है आगे जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं चीजें थोड़ी सी बेहतर होंगी जो हालात हैं अब आजकल इन दिनों? है कि हम लोग एक ऐसे वक्त पे खड़े हैं जहां ये घोटाले जितने बाहर आए और लोग जितने सजग हो जाएं, तो ये एक वेकअप कॉल है। तो 2 चीजों की जरूरत है। पहला है प्रिवेंटिव कि इस तरह की चीजें ना हो, और दूसरा है डिटरेंट, जिसमें कि जैसा पब्लिक एग्जाम एक्ट मैंने कहा वो हर राज्य पास करे, जिसमें 3 करोड़ रुपए और 3 साल की सजा जो चेयरमैन है सीजीपीएससी के उसको हो सकती है अगर उस तरह का एक्ट लागू हो। तो शायद मुझे लगता है आगे चल के थोड़ा बेहतर। जी, डॉक्टर जवाहर, मैं चाहूंगी एक बार आप दोहराएं, आपने क्या कितना कहा था, किस तरीके की सजा का प्रावधान है ऐसे मामलों में? आप एक बार, मैं आपकी बात को सुन नहीं पाई थी। फरवरी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिक एग्जाम एक्ट पास किया है, उस तरह का अगर एक्ट छत्तीसगढ़ में भी पास कर लिया जाए, उसमें प्रावधान है कि जो भी अफसर है, जो कल्प्रिट है, जो पाया जाता है, उसमें 3 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, ये दोनों चीजों का प्रावधान है। लेकिन अभी पास हुआ है, वो राज्य में भी पास होना चाहिए। जी, तो थोड़ी सख्ती की और कहीं ना कहीं जरूरत है। डॉक्टर हामिद खान, डॉक्टर जवाहर सृष्टि और प्रवीण मक्का जी, और आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और डॉक्टर सुशील आपका भी शुक्रिया। हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।